वेलकम टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे एक पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड का 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, फाउंडेशन का। तो इसी तरह के पेपर आपके बोर्ड में आते हैं और एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, एक बच्चे ने इस फाउंडेशन को दिया है, उसी का पेपर मैंने लिया है। तो देखते हैं कि उस बच्चे ने कहाँ कहाँ पे गलती की है और कहाँ कहाँ पे बच्चे ने अच्छा लिखा है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले। और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में कि द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज़ इनफाइनाइट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मेटल का होता है इनफाइनाइट होता है। बच्चे ने पूरी तरीके से करेक्ट आंसर लिखा है, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू मोस्ट सेंसिटिव। मोस्ट सेंसिटिव कब होता है? तो बच्चे ने पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी मोस्ट सेंसिटिव when all the four resistances are in them are, जैसे P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, अगर ये रिलेशन फॉलो करता है तो उसको हम मोस्ट सेंसिटिव कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। देखो ये भी क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, डिफाइन वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन में लिखा है द मिनिमम एनर्जी मस्ट टू बी liberated electron from the metal surface with giving them velocity is called work function. Without giving them velocity is called work function, correct definition लिखा है। नेक्स्ट में है टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट डेफिनेशन लिखा है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक, टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा है उसने। नेक्स्ट में द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस विल बी। देखो यहाँ पे लिखा है कि आर इक्वल टू दिस इज रो एल अपॉन ए। सो अगर लेंथ डबल होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ। सो दिस इज ये 2L हो गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज A/2। सो दिस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज 4R हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई AC इन इंडिया इज इक्वल टू, तो दिस इज 50 हर्ट्ज। बच्चे ने अच्छे से लिखा है। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज P, द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, तो दिस इज H अपॉन लेमडा। बच्चे ने लिखा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ स्टार इज, तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। सो दिस इज बच्चों ने लिखा है, बच्चे ने लिखा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद है कि द इन फॉरवर्ड बाइसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन PN जंक्शन, क्या होता है विड्थ, तो डिक्रीज करता है। बच्चे ने लिखा है कि यहाँ पे डिक्रीज करता है। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन अल्फा पार्टिकल, टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो दो अल्फा पार्टिकल, तो एक अल्फा पे चार्ज 2 और ट्वाइस ऑफ E होता है। सो दिस इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो गया। ठीक है, और फोर्स इक्वल टू दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो फोर्स इक्वल टू, ये देखो निकाला है, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 हो गया, कुछ Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो गया। और सबको जब कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया दिस इज इक्वल टू 90 न्यूटन आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन मैथमेटिकली। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में, हालांकि इस बच्चे ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर दिया, 2 नंबर में इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे बताना था कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू XL एंड XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एंड XC इज इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन ओमेगा C। सो दिस इज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C। सिर्फ ये बताने की जरूरत थी, इतना सारा बच्चे ने पूरा डेराइव ही कर दिया कि XC कहाँ से आया, XL कहाँ से आया, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। देखो लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, एंड इसके बाद सीधे इसका फार्मूला बता देना था कि XC इक्वल टू दिस इज 1/ओमेगा C एंड दिस इज 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C। तो इस बच्चे ने बहुत एक्स्ट्रा कर दिया, 2 नंबर में इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब टाइम पास हो जाए, टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिएबिलिटी। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। देखो C इसका भी मेंशन कर दिया कि C इक्वल टू दिस इज 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सब चीज़ को बताया यहाँ पे, μ0 क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, सब बताया यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन आई सी इजकल टू दिस इज 1/μ होता है, सो दिस इज साइन आई सी इजकल टू 1/μ इजकल टू सी अपॉन वी, सो दिस इज साइन 45 डिग्री इजकल टू वी अपॉन सी, सो दिस इजकल टू यहाँ से वी इजकल टू आ गया 2.12 इंटू 10⁸। लेकिन एक चीज़ गलती की है बच्चे ने यहाँ पे कि यूनिट नहीं लगाया। बेटा जब भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसमें यूनिट जरूर लगाएं बेटा यहाँ पे, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v इजकल टू √2 e v अपॉन m होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इंटू पोटेंशियल 1000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट किया है तो 1.87 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड आया है करेक्ट आंसर। Now next question है no two electric lines of force can cross each other, explain the diagram। देखो डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन किया बच्चे ने, बहुत अच्छा, एक इधर लिया एक इधर लिया दोनों पे, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आपको डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दो कट क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर कट करेगा तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी है, डायग्राम भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में लिखा है बच्चों कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेज एनी चेंज इन द मैग्नेट। लिखा बहुत अच्छा है, उसका ऐसा यूनिट भी लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा बेटा कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप यहाँ पे करेंगे। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज आई, एंड फाई इजकल टू दिस इजकल टू एल एन टू आई, वेयर एल इज नोन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, 2 नंबर में है तो कटने के चांसेस कम रह जाएंगे, नंबर कटने के चांसेस। नाउ नेक्स्ट में है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये फिर से सेम क्वेश्चन आ गया था। यहाँ पे देखिए फिर व्हाट इज सेल्फ। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स को स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, तो ये देखो लॉरेंज फोर्स को पूरी तरीके से लिख करके और यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन इसका लिखा है। हालांकि एक देखो गलती है यहाँ पे थोड़ा सा कि Q E प्लस V क्रॉस B, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट डालना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद है एवरेज वैल्यू ऑफ AC एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ RMS वैल्यू में 3 यहाँ पे 2 आप कहें तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने, एक तो डेफिनेशन ही है दोनों का डेफिनेशन लिखा है, प्लस में साथ में यहाँ पे एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू का जो फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू वो लिखा है यहाँ पे बच्चे ने, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने किया है। नेक्स्ट देखें सेक्शन सी में, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। देखो यहाँ पे बच्चे ने किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से निकाला है, डायग्राम भी बनाया है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, ये पूरे बच्चे ने यहाँ पे दिखाया है। तो बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम भी बनाया है, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट आई इजकल टू NEAVD इसका आया है, एक करेक्ट आंसर है, और इसमें इसको नंबर 3 के 3 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट, कैलकुलेट द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इजकल टू दिस इज 220 माइक्रोफैराड हो गया, पोटेंशियल इजकल टू 500 वोल्ट हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इजकल टू दिस इज CV, सो Q इजकल टू दिस इज 20 माइक्रोफैराड इंटू 500 वोल्ट, सो दिस इजकल टू इसको कैलकुलेट करोगे तो 10⁴ इंटू 10⁻6 माइक्रो की वैल्यू, सो दिस इजकल टू चार्ज इजकल टू 10 माइक्रो कूलम आ गया। एनर्जी की जहाँ तक बात है तो एनर्जी का डेरिवेशन हमारे बोर्ड में नहीं है, लेकिन फार्मूला लिखा हुआ कि फार्मूला आएगा, तो फार्मूला होता है 1/2 CV² वैल्यू पुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका रिजल्ट 2.5 जूल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का डिस्कशन करना है आपको। तो रेक्टिफायर क्या होता है, जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, पूरे बच्चे ने अच्छे तरीके से लिखा है, फुल वेव के बारे में भी बताया है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो सर्किट डायग्राम बनाया है, यहाँ पे दिखा रखा है बच्चे ने बहुत अच्छे से, ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है AC का, और यहाँ पे दिखा रखा है कि आउटपुट में हर एक इनपुट में आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, और 2 यहाँ पे डायोड लगा रखा है PN जंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ में आउटपुट मिलता है, एक हाफ में आउटपुट नहीं मिलता है, फुल वेव में दोनों हाफ में आपको आउटपुट यहाँ पे मिलता है। पूरे के पूरे 3 नंबर इसमें मिलेंगे। ठीक है, बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम भी बना रखा है, लिख भी रखा है यहाँ पे। इसके बाद है व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, गिव द कंडीशन फॉर इट्स अकरेंस। देखो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ से सारे रेज को दिखा करके यहाँ पे दिखाया है कि सरफेस के अलॉन्ग रेज चला गया और यहाँ पे जा करके ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो गया। और यहाँ पे पूरा उसके बारे में डिस्कशन किया है और यहाँ पे कंडीशन भी लिखा है। तो देखो पूछा था व्हाट इज फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड गिव द कंडीशन फॉर इट अकरेंस। तो बच्चे ने यहाँ पे साइन आईसी वाला जो फार्मूला होता है, ये साइन आईसी क्रिटिकल एंगल जो हम निकालते हैं साइन आईसी इक्वल टू 1/μ, तो यहाँ पे बच्चे ने नहीं लिखा है तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला नहीं है कि व्हाट इज द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसने ये नहीं बोला कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एंड ड्राइव द रिलेशन, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बच्चे ने ठीक किया है, ठीक है। अब 2 कंडीशन पूछे थे, 2 कंडीशन वहाँ पे उसने लिख दिया, ऐसा प्लस में डायग्राम भी बना दिया है, तो नंबर कटने के चांसेस नहीं है। अगर आप साइन आईसी इक्वल टू 1/μ लिखते हैं और उसको निकालते हैं, डेराइव करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कहा जाएगा, ठीक है। उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उससे कोई एक्स्ट्रा मार्क। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही देगा बेटा, 4 नंबर तो देगा नहीं आपको। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही हमें लिखना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कि डिफाइन मास डिफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखो सबसे पहले मास डिफेक्ट को बताया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूरी तरीके से यहाँ पे अच्छे तरीके से निकाला है बच्चे ने, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे भी उसने अच्छे तरीके से कहा। ग्राफ ड्रॉ करने की बात यहाँ पे नहीं कही गई है। डिफाइन मास डिफेक्ट एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए बोला था, तो बच्चे ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे निकाल दिया। ग्राफ की चर्चा नहीं किया है क्वेश्चन में, इसलिए ग्राफ नहीं बनाया है बच्चे ने। 3 नंबर इसमें भी इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पूरी तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में दीज आर ऑब्टेन्ड व्हेन इम्प्योरिटी एटम ऑफ ग्रुप 3 आर एडेड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लैटिस। ये देखो पूरा ग्रुप 5 इसमें ऐड किया गया है। dopant are trivalent, dopants are pentavalent. The majority carrier in p type is whole, the majority carrier in n type is electron। सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, पूरे 5 पॉइंट लिखा है, तो पूरे 3 नंबर इसको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो जब भी आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन हो और डिफरेंशिएट की बात आ जाए या प्रॉपर्टीज लिखने की बात आ जाए, तो कम से कम बेटा 5 से 6 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। 2-3 पॉइंट में आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप लिखेंगे। ऐसे तो 6 पॉइंट लिखने चाहिए थे, लेकिन 5 पॉइंट तक भी आपका चल जाएगा। तो कोशिश करेंगे 6 पॉइंट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखते हैं तो उसमें कम से कम 6 पॉइंट्स डालते हैं। तो 3 नंबर में कम से कम 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं बेटा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएट कर दो या फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो 2 मार्क्स का है तो कम से कम 3 से 4 लिखने होते हैं बेटा, 4 लिखो कम से कम। नेक्स्ट में है ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ एंड डेराइव द रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। तो ओम्स लॉ को देखो बच्चे ने सबसे पहले बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है। यहाँ पे डेरिवेशन I इक्वल टू V अपॉन R, सो J इक्वल टू I अपॉन A, सो I इक्वल टू J इंटू ए हो गया, ठीक है। और ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन बच्चे ने किया है अच्छे तरीके से, और J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई के फॉर्मेट में यहाँ पे लेकर के आया है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से 3 नंबर इसमें मिलेंगे। ओम्स लॉ को भी बताया और इसके बाद ये डेरिवेशन भी किया है। नेक्स्ट में देखें क्वेश्चन में, तो है स्टेट लेंस लॉ एंड प्रूव दैट इट अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले लेंस लॉ को यहाँ पे लिखा है, लेंस लॉ को बताया है बच्चे ने, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो इसके बारे में बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से 2 डायग्राम बना करके इसने बताने की यहाँ पे कोशिश की है, तो बहुत अच्छा है। इसमें पूरे के पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें सेक्शन डी में, तो सेक्शन डी में यहाँ पे बेटा आ जाता है, सेक्शन डी में आ जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, derive an expression for electric field intensity due to a dipole at a point on the axial line। तो ये बच्चे ने नहीं किया, बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, स्टेट गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो ये देखो यहाँ पे ए लाइन चार्ज लिया है, इस पे चार्ज है, और यहाँ से सबसे पहले तो गॉस लॉ को डिफाइन किया है, गॉस लॉ इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। हालांकि देखो यहाँ पे इसको वेक्टर का साइन लगाना चाहिए था, ठीक है, इसने वेक्टर का साइन यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बेटा या क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो डॉट लिख रहे हैं कहीं पे क्रॉस लिख रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर में आपको एरो लगाना पड़ेगा बेटा, बिना एरो का वेक्टर नहीं लिख सकते।
बाकी नीचे ठीक लिखा है कि फाई इजकल टू दिस इज क्यू, फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, तो देखो यहाँ पे किया है, इसके कारण सबसे पहले 3 सरफेसेज लिए हैं बच्चे ने, या एक सरफेस यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे, एक सरफेस यहाँ पे लिया है, ठीक है। और तीनों सरफेस पे हम फ्लक्स निकालते हैं और सबको ऐड करके और फिर उसको इक्वेट करके और फाइनल हमारे पास आंसर आ जाता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज एट ए डिस्टेंस आर इक्वल टू लेमडा ई इक्वल टू दिस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो पूरे अच्छे तरीके से किया है, बच्चे को 5 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे मिलेंगे, नंबर कटने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखो, बहुत सुंदर डायग्राम बनाया है बच्चे ने। यहाँ पे कोर बनाया है, इसके ऊपर में वाइंडिंग किया है, ठीक है। यहाँ पे फास्फोरस ब्रॉन्ज का वायर बनाया है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर थोड़ा सा आप लिख दो ना इसके बारे में कि जैसे ये क्या है आपका फास्फोरस ब्रॉन्ज का वायर है, ये क्या है, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे दिस इक्वल टू मिरर है, ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का वायर है, ये मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पता भी चल रहा है यहाँ पे, तो लेकिन ये 2-3 चीज़ें थोड़ा सा मेंशन कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है बच्चे ने, ठीक है। इसके बाद देखो इसने लिखा है सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। गैल्वेनोमीटर में कॉइल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, कोर है, मिरर है, ये सब देखो बताया है बच्चे ने कि एम जो है मिरर है, अटैच विद द फास्फोरस स्ट्रिप, ये बताया हुआ है। हालांकि डायग्राम में नहीं मेंशन किया, लेकिन ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन में बताया हुआ है सारी चीज़ें। तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, अगर ऊपर आपने बता दिया है तो नीचे लिखने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर डायग्राम में आपने मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर जो होता है बेटा सबसे पहले उसका फोकस दिमाग जो जाता है डायग्राम पे जाता है, सबसे पहले डायग्राम देखता है। अगर डायग्राम में उसको सारी चीज़ें दिख गई कि बच्चे ने क्या क्या लिख दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद वो पढ़ने के लिए नहीं जाता है बेटा, सीधे टिक करके 5 नंबर दे के आगे बढ़ता है फिर, ठीक है। एक्सप्रेशन भी आपने लिख ही दिया है, तो टॉर्क इक्वल टू सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं बेटा, एंड टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, दिस इज NIAB इंटू साइन थीटा होता है। और यही जो टॉर्क होता है बेटा उसको फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो टॉर्क होता है K इंटू थीटा, उससे हम इक्वेट करते हैं और यहाँ से हमारा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहाँ पे रिजल्ट हमारा आता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है वो काम इस तरह से करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 में डिराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, राइट द नेसेसरी साइन कन्वेंशन यूज्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला इसने बताया है कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है कि इट इज़ रिलेशन बिटवीन refractive index, focal length and radii of curvature of lens. These relation is used to manufacture the lens. Assumption है sign convention, all distances are measured from optical center, the aperture of lens is small, the object is a point object and it is on the principal axis। ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाने की कोशिश किया बच्चे ने, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, ये लेंस है हमारा, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दिस इक्वल टू म्यू1 है, ठीक है। और दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू1, और इनसाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना लिया है, म्यू2 लिया है, ठीक है। और यहाँ से रे गया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे आया, तो हम मानते हैं कि फर्स्ट पार्ट से जब टकराएगा तो यहाँ पे जाकर के इमेज बनेगा। बट फाइनली ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम इसको 2 पार्ट में मान के चलते हैं। तो पहले पार्ट से पहले रिफ्रैक्शन लेते हैं, तो हम मानते हैं कि पहले पार्ट से अगर रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पे इमेज बनेगा, फिर जब दूसरे पार्ट से रिफ्रैक्शन होगा तो फाइनल इमेज जो बनेगा यहाँ पे फॉर्मेशन फाइनल इमेज का होता है। तो फाइनल इमेज इसने बताया है। इसके बाद वही लिखा है कि फर्स्ट पार्ट से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा, x1p1/1। तो x1p1/1 से जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसको मेंशन किया है यहाँ पे, और उसमें जो फार्मूला यूज होता है, जो हम डिस्कैरेट्स फार्मूला में जो पढ़ते हैं, सीधे उसका यूज किया गया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना है आपको कि डिस्कैरेट्स फार्मूला जो हम पढ़ते हैं उसको यहाँ पे यूज कर लेना है। बाकी दूसरे वाला जो पार्ट है उससे जो रिफ्रैक्शन हुआ है उससे ये रिलेशन आ गया, और दोनों को इक्वेशन वन को जब कंबाइन करता है तो फाइनली यहाँ पे आ जाता है, दिस इज 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एक चीज़ बच्चे ने देखो यहाँ पे थोड़ा मेंशन कम किया है इसने, क्योंकि अगर आप म्यू1 देखें, ठीक है, u जो होता है इनिशियल u जो लिया है इसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिया है,
और वी जो लिया है इसने, ठीक है, वी जो लिया है इसने, अच्छा वी लिया है इमेजिनरी का और वी डैश लिया है फाइनल का, ठीक है, तो सही है फिर इसका। तो दिस इज 1/v' माइनस 1/u इजकल टू, अच्छा u को जब भी लेके, जैसे इसे बार बार ये कैपिटल U लिख रही है बच्ची ये, ठीक है, कैपिटल U नहीं लिखना बेटा, आपको मेंशन करना चाहिए अच्छे से। देखिए U मैंने कैसे लिखा, इसका कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका लग रहा है कि जैसे कि कैपिटल U लिखा हुआ है, तो कैपिटल U नहीं, हम जनरली स्मॉल u लेते हैं बेटा, तो ये दिखना चाहिए आपका। देखो यहाँ पे भी कैपिटल U दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल U दिख रहा है, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि आप साफ साफ वहाँ पे क्लियर लिखेंगे कि स्मॉल u से हम जनरली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है स्मॉल u से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल u दिखना चाहिए। ये सब भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो है आपका जब हम लिख ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और राइटिंग पे भी ध्यान देंगे। इस बच्चे का थोड़ा सा देखें, राइटिंग ठीक है, स्पेस खुला खुला लिख रही है ये आराम आराम से, लेकिन थोड़ा सा बेटा राइटिंग पर फोकस करेंगे। और ये सब चीज़ें देखो, यहाँ पे भी यू जो है हमें ये दिख रहा है कि कैपिटल यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आप जो लिख रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है बेटा राइटिंग का आपका, क्योंकि बोर्ड में राइटिंग अगर ठीक है तो फिर एग्जामिनर जो है बेटा मतलब मन खुश हो जाता है देख कर। हम ही लोग जब चेक करते हैं तो अगर लिखा हुआ बहुत अच्छा है तो नंबर देने में मज़ा आता है, पहले हाँ हाँ ठीक है दे दो, बच्चे ने थोड़ा सा ऊपर नीचे भी लिख दिया हल्का फुल्का आगे पीछे भी, तो चलो छोड़ो यार दे दो, अच्छे नंबर दे दो बच्चों को। तो राइटिंग का इफेक्ट होता है बेटा, तो आप राइटिंग भी अच्छे से लिखेंगे। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए।